हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बच्चों हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब कंटिन्यूअस वेरिएशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम और पाथ ऑफ लाइट रे इन ए मीडियम ऑफ वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसी मीडियम का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंटिन्यूअसली वैरी कर रहा है, इट इज़ ए कंटिन्यूअस वेरिएशन, तो उस मीडियम में लाइट रे का पाथ कैसा होता है, उसकी ट्रैजेक्टरी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बनते हैं। और जेईई में बहुत पहले एक क्वेश्चन आया था और अभी 2000 अगर मुझे सही याद है तो 2016 या 17 में एक क्वेश्चन आया था। उससे पहले बहुत पहले एक 10 नंबर का क्वेश्चन आया था, बहुत पहले 1999 या 2000 के आसपास। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं इसको कि वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर है तो लाइट रे का पाथ कैसा होगा और उससे रिलेटेड किस तरह के प्रॉब्लम हमसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो कुछ नहीं है, देखने में थोड़ा सा मैथमेटिकल लगेगा बट इसमें बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। कुछ बेसिक की बातें अगर हम लोगों ने पकड़ ली तो फिर ये हमारे लिए टॉपिक बहुत आसान है। ठीक है, तो इसको मैं कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को पढ़ाने से पहले मैं डिस्क्रीट वेरिएशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हम लोगों ने पढ़ा था शुरुआत में जब रिफ्रैक्शन स्टार्ट किया था कि अगर मल्टीपल पैरेलल मीडियम बाउंड्री हो तो लाइट रे किस तरह से पाथ फॉलो करती है। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए हम लोग लेते हैं कि इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, अगर एक एक्स का फंक्शन है, एक्स के साथ वेरी कर रहा है, एक्स के साथ वेरी कर रहा है, वाई के साथ वेरी नहीं कर रहा है। चलो पहला फंक्शन वाई का ले लेते हैं, इज ए फंक्शन ऑफ वाई सपोज, है ना, एक्स का सेकंड नंबर पे डिस्कस करेंगे। तो अगर म्यू फंक्शन ऑफ वाई है, ऐसे वाई के साथ कंटिन्यू, सपोज ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, ऐसे वेरी कर रहा है, ठीक है ना, तो वाई डायरेक्शन में केवल वेरी कर रहा है, तो वाई डायरेक्शन एक्स जेड प्लेन के परपेंडिकुलर, तो किसी गिवन एक्स जेड प्लेन पे कोई भी प्लेन जो एक्स जेड के प्लेन के पैरेलल होगा उस पर वाई फिक्स होगा। तो यानी अगर वाई फिक्स है तो म्यू वैल्यू नहीं करेगा, पर उस प्लेन से जैसे जैसे ऊपर जाओगे फॉर एवरी प्लेन जो म्यू की वैल्यू होगी वो कंटिन्यूअसली चेंज होती जाएगी। इट इज़ अ कंटिन्यूअस फंक्शन। तो हमने कहा कि कंटिन्यूअस फंक्शन को समझने से पहले हम थोड़ा सा डिस्क्रीट फंक्शन की अगर यादें ताज़ा कर लें, तो अगर आपको याद हो कि मल्टीपल मीडियम बाउंड्री हुआ करती थी, ये μ1, ये μ2, ये μ3, ये μ4, ये μ5, और कोई भी लाइट है सपोज यहाँ से ऐसे एंटर कर रही है, ये θ1, फिर ये θ2, ये θ3, ये θ4, ये θ5, इस तरह से लाइट रे हमारी जाती थी। ये θ2 होता था यहाँ पे, ये दोनों एंगल θ3, ये θ4 और ये θ5। तो अगर ये यहाँ पर क्या था कि यहाँ पे पूरा μ1 है, इतने में पूरा μ2 है, μ1 फिर μ2 फिर μ3, फिर ये डिस्क्रीट वेरिएशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कि आपको एक पर्टिकुलर थिकनेस में आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट है और जितने में कांस्टेंट है उतने में लाइट रे बेंड नहीं होगी, स्ट्रेट चलेगी। ठीक है ना, स्ट्रेट। बट जैसे जैसे लाइट रे बेंड होती जा रही है वैसे वैसे ये मुड़ता चला जा रहा है। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर आपको याद ही होगा कि 2-3 बातें प्रॉपर ऑब्जर्व करने वाली हैं कि सारी की सारी मीडियम बाउंड्री हमारी, अगर हमारा y में वेरिएबल है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ऑल द मीडियम बाउंड्रीज आर पैरेलल टू एक्स जेड प्लेन कह सकते हो, ये एक्स जेड प्लेन होंगे और जितने भी नॉर्मल होंगे बच्चों, जितने भी नॉर्मल होंगे सारे के सारे y के पैरेलल होंगे, सारे के सारे y के पैरेलल होंगे, है ना। और क्या अप्लाई करा करते थे हम लोग, μ1 sin θ1 इक्वल टू μ2 sin θ2 इक्वल टू μ3 sin θ3 इक्वल टू μ4 sin θ4 इक्वल टू μ5 sin θ5। ठीक है, यानी कि जो म्यू इंटू साइन थीटा की वैल्यू है वो कांस्टेंट है, या मैं कहूँ किसी भी पॉइंट पे जो थीटा है वो बेसिकली क्या है, नॉर्मल के साथ एंगल, तो इट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो म्यू साइन आई इक्वल टू कांस्टेंट है। ये खास बात हम लोगों ने ऑब्जर्व करी थी। तो क्या खास खास बातें ऑब्जर्व करी है कि अगर हमारा वेरिएशन y में हो रहा है तो ऑल द नॉर्मल्स आर पैरेलल टू, अगर y में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वेरिएशन लिया है तो नॉर्मल जो होगा, ऑप्टिकल नॉर्मल, वो y के पैरेलल होगा एंड म्यू साइन आई इक्वल टू कांस्टेंट। अब क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूअस वेरिएशन का क्या मतलब है कि यार यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट है, अब कंटिन्यूअस वेरिएशन में हर एक प्लेन पे वेरी करे, यहाँ अलग होगा, यहाँ, अब यहीं पे अगर तुम सोचो कि
ये जो विड्थ ले रहे हो, ये जो गैप दिया, ये बहुत कम कर दिया जाए, बहुत कम, मतलब माइक्रोमीटर में, तो कैसा तुम्हें पाथ दिखेगा? बहुत कम गैप कर दिया जाए। मान लो मैं थोड़ा सा विजिबल दिखा रहा हूँ कि गैप हमारा विजिबल है, बहुत अभी भी डिस्क्रीट वेरिएशन में थोड़ा फीलिंग देना चाह रहा हूँ। और सोचो कि ऊपर जाने पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगातार घट रहा है, अगर घट रहा है तो नीचे डेंसर है, ऊपर रेयर और रेयर और रेयर, तो जब लाइट रे ऐसे जाएगी और ये नॉर्मल है तो लाइट रे नॉर्मल से थोड़ा दूर हटती जाएगी, तो ऐसे रिफ्लेक्ट हुई, फिर हल्का से ऐसी हुई, फिर अगले की रिफ्लेक्ट हुई, ऐसी हुई, ऐसे मुड़ती चली जाएगी। यानी ये जो लाइट रे ये कुछ इस तरह से रिफ्लेक्ट अगर हो रही, अगर कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है तो ये हल्का सा दूर होती है, ऐसे दूर होती हुई चली जाएगी। तो ये जब जैसे जैसे गैप कम होता चला जाएगा, और ये जब विड्थ जो मैंने दिखा रखा है डिस्क्रीट वेरिएशन में, ये जब गैप जब 10 to 0 होगा तो एक कंटिन्यूअस वेरिएशन होगा, लगातार वैरी करेगा। तो उसे इसी नज़रिए से देख सकते हो कि अभी ये कुछ जो स्ट्रेट सेगमेंट मिल रहा है, फिर क्या होगा, ये स्ट्रेट सेगमेंट मिलेगा नहीं, क्योंकि म्यू लगातार वेरी हो रहा है। हर लाइन के हर पॉइंट से जैसे लाइट रे ऊपर जाएगी, कुछ बेंड हो जाएगी, फिर कुछ बेंड हो जाएगी, कुछ बेंड हो जाएगी, मतलब ये जो पाथ होगा ये कॉन्टिन्यूअस कर्व्ड पाथ मिलेगा तुमको। अगर मैं कहूँ कि एक मीडियम है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स y के साथ बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और इस मीडियम में ये लाइट रे हमारी एंटर कर रही है किसी पर्टिकुलर एंगल I पे, तो अगर म्यू की वैल्यू y के साथ बढ़ रही है तो ये लगातार जब ये जितनी भी मीडियम बाउंड्री होंगी, जितनी भी मीडियम बाउंड्री होंगी उसकी सब सारी पैरेलल होंगी, नॉर्मल सारे y के पैरेलल होंगे, तो जो भी लाइट रे ऐसे एंटर करेगी डेंसर पे जाएगी, थोड़ा झुक जाएगी, जरा सा चलेगी, म्यू कंटिन्यूअस चेंज हो रहा है तो फिर ऐसे झुक जाएगी, फिर आगे जाएगी थोड़ा, फिर और ऐसे झुक जाएगी। तो इसका जो पाथ होगा वो कुछ इस तरह का होगा, कुछ इस तरह का पाथ होगा, ये लगातार नॉर्मल की तरफ झुकती जाएगी। मतलब पहली बात तो कर्व्ड ट्राइजेक्ट्री होगी, ठीक है ना। वेरिएबल कंटिन्यूअस वेरिएशन अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का है तो जो ट्राइजेक्ट्री होगी वो एक कर्व्ड ट्राइजेक्ट्री होगी। सिमिलरली अगर यहाँ पर मैं कहूँ कि y के साथ, ये y एक्सिस है बट म्यू जो है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है, y के साथ घट रहा है, तो सेम जो पाथ फॉलो करेगी लाइट रे वो कुछ इस तरह का पाथ फॉलो करेगी। आगे क्या होगा वो मैं अभी उस पर चर्चा नहीं कर रहा हूँ, तो ये कंटिन्यूसली नॉर्मल से दूर होती जाएगी। तो हो सकता है यार अगर मेंस में क्वेश्चन पूछा है तो हो सकता है 3-4 डायग्राम बना के यही पूछ ले कि म्यू इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, कौन सा पाथ फॉलो करेगी, कौन सा डायग्राम करेक्ट हो सकता है, कौन सा रॉन्ग हो सकता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बट एडवांस में कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, तो मैं उन क्वेश्चंस को पे डिस्कशन करूंगा किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, और जो एडवांस में क्वेश्चन आया था उसको भी डिस्कस करूंगा पूरा का पूरा, ठीक है ना। तो ये तो एक हमने समझ लिया कि जो ट्रैजेक्टरी होगी वो एक कर्व्ड ट्रैजेक्टरी होगी, और जो है उस ट्रैजेक्टरी को हम लोग को कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। तो चलो यहाँ पे थोड़ा कंटिन्यूअस, ये तो डिस्क्रीट वेरिएशन चीज़ों को समझने के लिए, अब कंटिन्यूअस वेरिएशन पे लेते हैं। लेट अस सपोज कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और यहाँ पर जो मीडियम है वो आपका भरा हुआ है, ठीक है, और ये एक वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू एज ए फंक्शन ऑफ वाई, ठीक है, म्यू एज ए फंक्शन ऑफ वाई, म्यू एक y का फंक्शन आपको गिवन है। और सपोज बेटा ये तो कहीं से भी दी जा सकती है, लाइट रे यहाँ से मैं मान लेता हूँ कि ओरिजिन से एक लाइट रे एंटर कर रही है, ठीक है ना, और ओरिजिन से एक लाइट रे इस तरह से एंटर कर रही है, एंड दिस एंगल इज अल्फा, ठीक है। यहाँ जो बाहर का मीडियम है ये फिक्स्ड, ये कांस्टेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, सपोज इट इज म्यू ओ बेटा। तो अगर मैं लेट अस सपोज एक केस मान के चलता हूं कि म्यू एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कुछ भी हो सकता है, तो ये लाइट रे जो गई है, अगर म्यू एक इंक्रीजिंग फंक्शन है तो नॉर्मल के पास आती जाएगी लाइट रे हर बार। और सबसे पहली बात कि y के अलोंग वेरिएशन हो रहा है, तो जो भी नॉर्मल होगा, अगर y में वेरिएशन हो रहा है तो ये मीडियम बाउंड कहीं पे किसी भी पॉइंट पे मीडियम बाउंड्री ऐसी होगी जो कि इस पे म्यू की वैल्यू फिक्स होगी, इसके ऊपर म्यू अलग होगा, नीचे म्यू अलग होगा, बिकॉज y में वेरिएशन हो रहा है, तो जो नॉर्मल होगा कहीं पर भी वो y के पैरेलल होगा, ठीक है। ये बात समझनी है थोड़ी सी, यानी जब लाइट रे जाएगी तो नॉर्मल की ओर झुकती चली जाएगी, नॉर्मल की तरफ बेंड होती चली जाएगी, इसका मतलब है y एक्सिस की तरफ बेंड होती चली जाएगी, तो ये लाइट रे इस तरह से कुछ ऐसे पाथ फॉलो करते हुए ऐसे जाएगी, ठीक है। तो ये ट्रैजेक्टरी है इस लाइट रे की इस मीडियम के अंदर। अब हमसे जनरली जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ द लाइट रे, पाथ फॉलोड बाय द लाइट रे, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी ऑफ लाइट रे। तो ट्रैजेक्टरी का इक्वेशन कैसे बनाएंगे, तो एक जनरल पॉइंट पे अगर मैं नॉर्मल बनाऊंगा तो दिस इज योर नॉर्मल,
एट अ जनरल पॉइंट, उस नॉर्मल के साथ जो एंगल बनेगा दिस इज योर आई, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। और शुरुआत कहां से करेंगे, म्यू साइन आई इक्वल टू कांस्टेंट, फर्स्ट लाइन जो हम लिखेंगे, क्योंकि हम जान चुके हैं कि म्यू वन साइन थीटा वन इक्वल टू म्यू टू साइन थीटा सब बराबर होते हैं एक कांस्टेंट सी के। हाँ, इस कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो एक पॉइंट पे आपको डेटा दिया है, तो जैसे इस पॉइंट पे अगर अप्लाई करोगे तो म्यू की वैल्यू म्यू ओ होगी, और यहां अल्फा है साइन, यहां से सी की वैल्यू आपने निकाल ली, और ये वैल्यू उठा के जो भी 1 2 3 4 5 आएगी वो यहां पुट करके इस इक्वेशन को रिन्यू कर लेंगे, म्यू साइन इक्वल टू कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट की वैल्यू आपको कहीं ना कोई डेटा दिया होगा जिससे आपको पता चल जाएगी। तो हमारा टारगेट है कि ये जो कर्व्ड पाथ है इसकी इक्वेशन y और x में एक रिलेशन इस पर्टिकुलर प्लेन में निकालना है, xy प्लेन में ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन यानी x और y में एक रिलेशन निकालना है। तो यहां पर बच्चों अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूं, यहां पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं इस पॉइंट पे, तो ये जो एंगल होगा इसे मैं थीटा कह सकता हूं, दिस थीटा इज 90 माइनस आई, ठीक है ना। तो अगर मैं कहूं कि इस पॉइंट पे इस कर्व का जो स्लोप होता है वो क्या होता है, dy बाई डी एक्स होता है, ठीक है ना, डिफरेंशिएशन होता है फंक्शन का, फर्स्ट डेरिवेटिव स्लोप ऑफ टेंजेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो जो स्लोप होता है वो tan थीटा होता है, tan थीटा, और थीटा यहां पर क्या है 90 माइनस आई। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि जो dy बाई डी एक्स और एंगल ऑफ इंसिडेंस में रिलेशन होगा इट इज कॉट आई। तो एक रिलेशन ये है म्यू साइन आई इक्वल टू कांस्टेंट, और दूसरा रिलेशन है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉट। यहीं से आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा, आगे बस जो भी है वो मैथमेटिक्स है बच्चों, ठीक है। कैसे सवाल सॉल्व हो जाएगा आइए देख लेते हैं। हमको x और y में तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। अगर हम कॉट आई की वैल्यू पुट कर ले, ठीक है, कुछ भी करके, और एक डिफरेंशियल इक्वेशन बना लें x और y में, तो फिर उसको इंटीग्रेट करके हम और x और y में रिलेशन निकाल सकते हैं। तो तुम यहां से एक सिंपल देख सकते हो कि अगर मैं ट्राइंगल बनाऊं, ये एंगल I अगर है एंड कॉट आई इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, तो ये डी वाई होगा, ये डी एक्स होगा। तो ये वाला जो साइड होगा वो है अंडर रूट डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से तुम देख सकते हो साइन आई की वैल्यू मैं यहां पुट कर देता हूं, तो म्यू जो एक फंक्शन दिया है, इस इक्वेशन को ले लेते हैं, तो म्यू जो y का फंक्शन होगा, और साइन आई की वैल्यू कॉट आई अगर डी वाई बाई डी एक्स है तो वहां से साइन आई की वैल्यू आ जाएगी। तो साइन आई की वैल्यू आएगी, कितनी आएगी बच्चों, डी एक्स अपॉन अंडर रूट डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट जिसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी पता होगी। बस इसको कुछ नहीं करना है, उसको उधर भेज के होल स्क्वायर कर दो, एफ वाई बाई सी का होल स्क्वायर इट इज 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो यहां से एक सिंप्लीफाइड डिफरेंशियल इक्वेशन बच्चों मिल जाती है, और उस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करके x और y में एक रिलेशन आ जाता है, और वो x और y, चूंकि हमने जो dy बाई डी एक्स लिया था, इस ट्रेजेक्ट्री का dy बाई डी एक्स लिया था, जब हम उसको सॉल्व करेंगे तो जो है हमारी इक्वेशन निकल आएगी। देखने में थोड़ा सा लग रहा है कि थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, बट कैलकुलेशन करते वक्त बिल्कुल लेंदी नहीं होगा, थोड़ा लेंदी तो होगा ही, मतलब 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट लग जाएगा, बट टफ बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप एक लाइन आप म्यू साइन इक्वल टू कांस्टेंट लिखेंगे, कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे, और एक जो स्लोप होगा किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ क्या रिलेशन है उसका यूज करके साइन आई की वैल्यू आप डी एक्स डी वाई के टर्म में पुट करके बस सॉल्व करना है, ठीक है। तो जो जेई में क्वेश्चन आया था मैं डायरेक्टली वही क्वेश्चन उठा रहा हूं, ठीक है। लेंदी सा प्रॉब्लम पूछा था उन्होंने, उन्होंने कुछ इस तरह का फंक्शन दिया था, उन्होंने कहा था ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक स्लैब दे रखी थी, लेंथ बहुत ज़्यादा थी, और ये जो थिकनेस थी ये शायद 1 मीटर थी, और एक लाइट रे ग्रेजिंग इंसिडेंस पड़ रही है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फंक्शन था इट वॉज के वाई टू दी पावर 3/2 प्लस 1 की पावर 1/2। ये म्यू का फंक्शन दिया था, और के की वैल्यू दी थी 1.00 मीटर टू दी पावर -3/2। इसको डायमेंशनली करेक्ट करने के लिए के की वैल्यू दी गई, आप सब लोग समझ ही रहे होंगे। और उन्होंने कहा था ये लाइट रे ऐसे पाथ फॉलो करते हुए जा रही है, यहाँ से निकलेगी, यहाँ पे फिर वंस अगेन एयर है, और यहाँ पर भी एयर दिया है चारों तरफ। ये स्लैब है एक तुम्हारी जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और ये IIT एडवांस का क्वेश्चन है तुम्हारा, काफ़ी पुराना क्वेश्चन है,
1999 के आसपास का है, ठीक है। तो अब इन्होंने सिंपल कई सारे क्वेश्चन पूछे थे, 10 नंबर का सवाल था, 3-4 पार्ट थे इसमें। पहला पार्ट ये था कि फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी ऑफ लाइट रे इनसाइड द स्लैब। स्लैब के अंदर जो ट्रैजेक्टरी है उसकी इक्वेशन निकालिए। दूसरा प्रॉब्लम ये था कि ये 1 मीटर थिकनेस की स्लैब है, जिस पॉइंट से निकलेगा इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तीसरा पॉइंट ये था कि किसी जनरल पॉइंट पे जो इस ट्रैजेक्टरी का स्लोप है, ऑब्वियस सी बात है, और जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसमें क्या रिलेशन होगा। वो तो मैं अभी जस्ट आपको थ्योरी डिस्कशन या जब मैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन कर रहा था तभी मैंने बताया था dy/dx इक्वल टू cot i, ठीक है। और चौथा उन्होंने कहा था कि पाथ को प्रॉपर दिखाइए, कैसा पाथ फॉलो करते हुए लाइट रे जाएगी। तो बिल्कुल सिंपल सरल बात है। फिर कहां से शुरू करेंगे, किसी जनरल पॉइंट x, y से शुरू करेंगे, नॉर्मल बनाएंगे। नॉर्मल बनाते वक्त ध्यान रखेंगे y में अगर वेरिएशन है तो नॉर्मल y के पैरेलल होगा, x में अगर वेरिएशन है तो x के पैरेलल होगा, वो केस भी मैं अभी लूंगा। तो ये वाला एंगल, जो कि यहाँ पर जो एंगल होगा ये I होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और यहाँ अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा तो ये एंगल जो होगा, ये वाला एंगल थीटा, ये 90 - i हो। तो सबसे पहले हमको रिलेशन बताना है एंगल ऑफ इंसिडेंस और स्लोप पे। तो स्लोप जो होता है वो dy/dx होगा बच्चों, इट इज tan थीटा, ठीक है। tan थीटा होगा, ये टेंजेंट का जो x एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है, और थीटा है 90 - i। तो वंस अगेन आप समझ ही रहे हो, ये cot i हो जाएगा। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। व्हाट इज रिलेशन बिटवीन स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है, एट ए जनरल पॉइंट ऑफ द ट्रेजेक्ट्री एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस। दूसरा बच्चों हमसे इसकी इक्वेशन निकलवाइए, ठीक है। तो हम कहां से शुरू करेंगे कि म्यू इंटू साइन आई की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट है ना, यहां से शुरू करेंगे। तो चलो ये कांस्टेंट सी मान लिया। अब सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एक पॉइंट पे वैल्यू पता है, देखो यहाँ पे एयर है तो एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1 हो गया, म्यू की वैल्यू 1 रख दी और साइन 90। तो यहां से तुम कह सकते हो सी की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो अपन फिर से लिख लेते हैं म्यू साइन आई इक्वल टू 1। तो यही मेनली दो इक्वेशन होती हैं जिनका यूज होता है। इसके बाद आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैथ लग रही है, इसके अलावा कुछ नहीं लग रहा, ठीक है। तो चलो देखो यहां से क्या करेंगे बच्चों। तो cot i की वैल्यू है तो sin i की वैल्यू पुट कर देंगे। तो म्यू को मैं अभी फंक्शन नहीं पुट कर रहा हूं, बाद में पुट करूंगा। तो म्यू को म्यू रहने देता हूं। sin i की वैल्यू अगर जल्दी से दिमाग में नहीं आ रही है तो ये i है, cot है, तो cot होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये dy, ये dx, ये अंडर रूट dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर। तो sin i की वैल्यू आएगी dx अपॉन अंडर रूट dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर इक्वल टू 1। इसको उधर भेज के होल स्क्वायर कर देंगे। तो जब होल स्क्वायर करेंगे तो ये म्यू स्क्वायर आएगा। तो मैं म्यू की वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ, k की वैल्यू 1 पुट कर दे रहा हूँ। तो ये y की पावर 3/2 प्लस 1 बनेगा, ये अंडर रूट हट जाएगा, पावर 1/2 है बच्चों। तो ये म्यू स्क्वायर है, इस पूरे फंक्शन को उधर ले जाएंगे। तो dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर अपॉन dx स्क्वायर, तो इट इज़ 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो dy/dx की वैल्यू है इट इज़ y टू दी पावर 3/2। तो यहाँ से बच्चों dy, अगर हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर ले, यहाँ मैं जगह बना लेता हूँ कैलकुलेशन करने के लिए। चलो यहाँ करते हैं। तो ये आ रहा है y की पावर -3/2, सॉरी 3/4 आएगा, अंडर रूट लिया हम लोगों ने। तो y की पावर -3/4 इंटू डी वाई इज इक्वल टू dx। इसे दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लेते हैं। अब देखो ये लाइट रे जो है वो ओरिजिन से एंटर कर रही है। लिमिट कैसे लगाएंगे, तो जब x इक्वल टू 0 है तो y इक्वल टू 0 है, और x इक्वल टू x पे y इक्वल टू y हमें कैलकुलेट करना है। तो इसका इंटीग्रेशन है y की पावर 1/4 अपॉन 1/4, 0 से y, और ये x आ जाएगा। तो यहां से आप देख सकते हैं कि y ये आ रहा है 1/4 ऊपर जाएगा, या मैं 1/4 को 4 टाइम्स यहां से बाहर आ जाएगा, और y की पावर 1/4 इक्वल टू x है। तो यहां से ये x/4 टू दी पावर 4 आएगा। मतलब जो इक्वेशन आ रही है ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन, वो आ रही है y इज इक्वल टू x/4 की पावर 4। ये ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन बच्चों आएगी, ठीक है ना।
अब हमसे ये पूछा इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो इसमें y कोऑर्डिनेट तो यार ये मान लो x0 है, y कोऑर्डिनेट 1 है, तो y कोऑर्डिनेट की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करूंगा तो x/4 की पावर 4, तो x की वैल्यू आपको डेफिनेटली 4 आ जाएगी। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे 4,1, ठीक है, जहां से लाइट रे हमारी पास होगी। और लाइट रे कैसे जाएगी, तो देखो कितना भी वेरिएशन हो मीडियम का लगातार, बट इनिशियल और फाइनल मीडियम अगर सेम है तो फाइनल लाइट रे इनिशियल के पैरेलल होगी। मतलब ये लाइट रे कर्व्ड पाथ फॉलो करते हुए जाएगी बट इनिशियल लाइट रे के पैरेलल निकलेगी। तो अगर कोई नेट डेविएशन पूछ लेता है इसमें तो आंसर 0 होता, और ये लाइट रे ऐसे कर्व्ड पाथ फॉलो करते हुए इस तरह से निकलेगी। ओके बच्चों, तो दिस इज वेरिएशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलोंग y। इसी तरह से x की डायरेक्शन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वेरिएशन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं x में अगर वेरिएशन होगा तो किस तरह से होगा रिलेशन, फटाक से दिखा देता हूं आपको, देख लो 2 मिनट पे जल्दी से। बस थोड़ा सा चेंज होगा। अगर मान लो ये म्यू जो है वो x का फंक्शन है, तो जितना भी जो भी नॉर्मल होगा किसी भी पॉइंट पर, अगर ऐसे वेरी कर रहा है तो इस तरह से सिचुएशन होगी बेटा, इस तरह से ऐसे ऐसे लाइट नॉर्मल जो होंगे x में अगर वेरी कर रहा है तो x के पैरेलल होंगे। अब ये लाइट रे अगर कर्व्ड पाथ फॉलो कर रही है तो इस पॉइंट पे जो नॉर्मल होगा ये ऐसा होगा, नॉर्मल के साथ ये जो रे एंगल बनाएगी ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, और अगर मैं इस पे टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो ये भी I होगा। मतलब सबसे पहले तो अगर म्यू साइन I इक्वल टू कॉन्स्टेंट एक इक्वेशन ये बनाएंगे, यहाँ पर ये एंगल अल्फा लेंगे, नॉर्मल ऐसा रहेगा, ये म्यू होगा जो C की वैल्यू निकालने के लिए आपको दिया जा सकता है। और दूसरा जो होगा ये जो टेंजेंट होगी वो I के बराबर ही एंगल बनाएगी, क्योंकि x एक्सिस ही हमारा नॉर्मल के पैरेलल है। तो tan थीटा की जगह I ही तुम्हारा थीटा है, tan I ही dy/dx हो जाएगा। बस यहाँ से आप sin I की वैल्यू पुट कर देंगे, ये फंक्शन ऑफ x होगा, और sin I की वैल्यू अगर आप पुट करेंगे तो dy/√dx² + dy² इज इक्वल टू c। इसको होल स्क्वायर करके अगर सिंप्लीफाई कर लेंगे बच्चों तो हमें फिर से डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी, और उसको सॉल्व करके हम लोग जो है ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा सेकंड केस है कि अगर म्यू जो है वो x का एक फंक्शन दिया गया है। तो एक वीडियो मैं इस पे और बना दूंगा आगे, जिसपे मैं इस पे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे गए हैं और सवाल जो बन सकते हैं उनको डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।